हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक, तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए बिना देरी करते हुए सबसे पहले हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। ठीक, देखिए सबसे जो पहली इसमें हेडिंग है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो क्या है, वैद्युत आवेश क्या होता है और इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए देखिए आवेश होता क्या है। सबसे पहले वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा क्या करता, अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक, तो देखिए आवेश क्या होता है, ये एक ऐसी मतलब किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वो क्या करता है, या तो वैद्युत प्रभाव को क्या करता है, उत्पन्न करता है, या तो फिर क्या करता है, अनुभव करता है। ठीक है, या तो फिर क्या, चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है अथवा अनुभव करता है। ठीक, क्लियर हुआ। ठीक, उसको हम लोग बोलते क्या है, वैद्युत आवेश बोलते हैं। और अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक कूलाम होता है, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए जो आवेश होते हैं दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है आपका धनावेश और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। कौन कौन से होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या कहा गया है कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे तो मतलब उसका क्या होगा कि उसमें उतने इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। जितना उस किसी वस्तु में पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, अब देखिए ऋणावेशित वस्तु में, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर उसमें जितना ऋणावेशित चार्ज है तो समझ लीजिए उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की उतनी ही अधिकता है। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की उतनी ही अधिकता है। कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बाद क्या कहा गया है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय का मतलब जो सेम आवेश होते हैं, जैसे प्लस प्लस है, जैसे दोनों आवेश क्या है, प्लस प्लस है, तो एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, और यहीं पर अगर हम बात करें विजातीय आवेश, मतलब जैसे एक मान लीजिए क्या है, एक प्लस आवेश है और दूसरा क्या है, माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे और ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर हो इतना। तो यहाँ से ये कुछ आवेश के बारे में बेसिक इसके पॉइंट थे, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर कूलाम के नियम में क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। या तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इसमें पूछ लेगा, कूलाम के नियम की जो प्रूविंग होती है उसको कैसे करना है, या तो फिर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझना। देखिए सबसे पहले कूलाम के नियम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। इसको सॉल्व करने से पहले देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेश का मतलब क्या हुआ कि भाई जो आवेश हम लेंगे वो क्या होनी चाहिए, दोनों स्थिर होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए आप, मान लीजिए क्या, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, क्या है, स्थिर बिंदु आवेश है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक ये है आवेश और एक आवेश ये है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं हम Q1। ठीक, इसको मान लेते हैं Q2 और इसके बीच की जो दूरी है ये यहाँ तक की ये क्या है भाई, R है। ठीक है, ये यहाँ तक की इसकी जो दूरी है ये क्या है, R है। ठीक, कोई दिक्कत इतने में। अब देखिए अब क्या कहा गया है कि यहाँ पर कहा गया दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर ये दोनों जो आवेश हैं Q1 और Q2 ये क्या हैं, स्थिर हैं। तो दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, देखिए ये क्या करें, अभी मैंने बताया आपको कि जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
मतलब अगर ये प्लस प्लस होंगे, अगर इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होगा, या दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, मतलब कि प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर इनमें क्या, एक में प्लस और एक में माइनस होगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यही कहा गया यहाँ पर कि या तो ये आकर्षित करेंगे या तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, इसमें दोनों कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, मतलब जो इसकी Q1 की वैल्यू है और Q2 की वैल्यू है, इनके गुणनफल के, ठीक है, इनके क्या, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। और जो इसके बीच की दूरी ये r है, इस r के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या है आपका कूलाम नियम का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर से आप समझिए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको निकालना क्या है, बल निकालना है। ठीक है, क्या, बल। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा F बराबर, अगर हम लिखें, यहाँ पर लिखेंगे F बराबर, हम क्या लिख सकते हैं, नहीं, यहाँ पर कहा गया है कि आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं गुणनफल के क्या, अनुक्रमानुपाती। तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2। ठीक है, F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 और Q2। ठीक, तो इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो F है वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आर स्क्वायर के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर के। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, तो 1/, हो जाएगा आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल आपका हो जाएगा Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर क्या, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं F बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो K क्या है, ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, ये क्या हुआ, K क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, कोई दिक्कत इतने में। इसके आगे क्या होगा, अगर हम इसको लिखना चाहें कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर लिखेंगे क्या, F बराबर आपका हो जाएगा, जो K की वैल्यू है, K को हम क्या लिख सकते हैं, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, इस K की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, जिसकी वैल्यू क्या, यही जो आपका K है किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू रखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या, F बराबर हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻, क्या, 9, और यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। आप इतना भी कर सकते हैं और आप इसको लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या, कूलाम का नियम कंप्लीट होता है। ठीक है, यही क्या है, कूलाम का नियम है, कोई दिक्कत इसमें। और जो ये K का मान है, ये क्या करता है, डिपेंड करता है भाई माध्यम पर और इस R की वैल्यू पर। ठीक है, अगर हम R की वैल्यू को क्या करेंगे भाई, घटाएंगे या बढ़ाएंगे, और हम माध्यम अगर बदल दें, ठीक है, तो क्या करेगा, जो K की वैल्यू है ये भी चेंज हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। इसका मान किस पर डिपेंड करता है, इस यहाँ पर जो आपकी जो बीच की दूरी है इस पर डिपेंड करता है, और इस पर लगने वाले आवेशों पर लगने वाले बल पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके माध्यम पर कि ये किस माध्यम में रखा हुआ। ठीक, तो यहाँ से ये नियम कंप्लीट होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, निर्वात की विद्युत
शीलता क्या है, निर्वात की विद्युत शीलता है। ठीक है, ये हुआ आपका कूलाम का नियम। कोई दिक्कत? चलिए अब इसके आगे हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन समझते हैं। इससे पहले हमने समझा क्या कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक, तो अब हम लोग समझते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्या कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक, क्योंकि ये डेफिनेशन उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र वह होता है किसी आवेश के, कोई अगर मान लीजिए चार्ज है, कोई क्या है चार्ज है, या मान लीजिए धनावेशी चार्ज है या तो ऋणावेशी चार्ज है, वो अगर मान लीजिए किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए कोई आवेश है, अगर हम बात करें उसके क्या वैद्युत क्षेत्र के बारे में, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो क्या करे, या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर पाता है, वही उसका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, क्योंकि अगर हम लोग क्या करेंगे उस चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के बाहर हम निकाल देंगे तो ये ना तो वो आकर्षण कर पाएगा और ना ही प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर पाएगा। तो ठीक, अगर वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन पूछता है तो आपको यही बताना है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह या तो आकर्षण बल का अनुभव करता है या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। देखो यहाँ पर कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ। देखिए जो रेखाएं होती हैं ये क्या होती है, एक काल्पनिक लाइन होती है जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सिर्फ इसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि हाँ ये एक्चुअल में होती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र। यहाँ पर काल्पनिक शब्द का प्रयोग किया गया क्यों, क्योंकि हम इनको देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसी होती हैं। ठीक है, वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। हम उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। मान लीजिए क्या कि कोई विद्युत क्षेत्र है, क्या है वैद्युत क्षेत्र, अगर हम उसमें क्या एक काल्पनिक वक्र खींचे, क्या एक वक्र खींचे, जैसे मान लीजिए कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो इसके हम किसी भी बिंदु से अगर हम क्या करेंगे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो किसकी दिशा को व्यक्त करेगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो यही क्या होता है आपका वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। ठीक, अब देखिए इसके क्या कुछ गुण होते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के क्या कुछ गुण होते हैं जिनको हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए पहला गुण क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या करती है, धनावेश से चल करके ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। जैसा कि आपने चुंबक वाले पाठ में भी पढ़ा होगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो नॉर्थ पोल से चल करके साउथ पोल में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि धनावेश से चल करके क्या हो जाती हैं, ऋणावेश में समाप्त हो जाती है। ठीक, अब देखिए इसका अगला पॉइंट क्या है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या काटती नहीं है। मतलब किसी जैसे मान लीजिए एक वैद्युत बल रेखा ये है और दूसरी यहीं से निकली ये, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, देखिए अब तीसरा नियम यहाँ पर क्या कहता है, तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है इसकी कि ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है, ये जो मतलब क्या होती है कि वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये लचकदार डोरी के समान क्या होती हैं, जो क्या होती हैं लंबाई में क्या करती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, आपस में क्या होती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये रेखाएं लंबाई में लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटती हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से क्या है कि यहाँ से इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो ये क्या करती हैं, एक दूसरे से लंबवत दिशा में क्या करती हैं, दूर हटने का प्रयास करती हैं। क्या करती हैं, दूर हटने का प्रयास करती हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहा गया है कि ये रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए किसी चालक के अंदर से होकर के नहीं गुजरती हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो चालक की कहाँ पाई जाती हैं, बाहर पाई जाती हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई अगर कंडक्टर वायर है, ठीक है, कोई वायर है या कुछ भी, मान लीजिए कोई भी कंडक्टर वस्तु है। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो रेखाएं होती हैं कौन सी, वैद्युत बल रेखाएं, वो चालक के इस कंडक्टर के अंदर नहीं पाई जाएंगी। क्या होंगी, अंदर नहीं होंगी,
ये इस प्रकार से बाहर पाई जाती हैं। क्या होती हैं? बाहर पाई जाती हैं। ठीक है, इस टाइप से कुछ। ठीक, तो अब यहाँ पर इस पॉइंट से क्या क्लियर होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है? चालक के अंदर शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है? शून्य होता है किसी भी चालक के अंदर। ये क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र जो चालक के अंदर शून्य होता है, और जो सारा का सारा वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? चालक के बाहर होता है। और ये वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये भी क्या होती हैं? चालक के बाहर होती हैं। इस पॉइंट से ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि बल रेखा के किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, जैसा कि मैंने अभी आपको इस वैद्युत बल रेखा की डेफिनेशन में भी बताया था। ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करती है? व्यक्त करती है। अब ये कैसे? देखिए, मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये क्या है? आपकी वैद्युत बल रेखा। हमने यहाँ से इस पॉइंट से क्या कर दिया? एक स्पर्श रेखा खींच दिया। तो क्या होता है कि यहाँ से धनावेश क्या होता है? ऋणावेश की तरफ गति करता है। ठीक है, तो ये अगर हम इस पर क्या करें? इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचे तो ये धनावेश की गति की दिशा को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर यही कहा गया है कि खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले जो बल की दिशा को, ये इस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करेगा? व्यक्त करेगा। ठीक है, प्रदर्शित करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हम फिर देखते हैं इसके आगे। अब हम लोग समझते हैं क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, उसके अंदर क्या रखा है? एक परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज रखा है। ठीक है, तो उस टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, तथा परीक्षण आवेश के मान को क्या कहते हैं? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग बोलते हैं। ठीक, क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए इसको हम व्यक्त किससे करते हैं? ई वेक्टर से, क्योंकि ये क्या है? सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। ये क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि होती है। कौन? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, क्या है? अदिश राशि है। अगर अब इसके मात्रक की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका क्या होता है? मात्रक होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। क्योंकि देखिए यहाँ पर बल का मात्रक होता है न्यूटन, और यहाँ पर ये क्यू नॉट है, इसका मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम। कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? सबसे पहले आप लोग द्विध्रुव समझिए, फिर उसके बाद देखिए कि आघूर्ण क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जब दो बराबर किंतु विपरीत, यहाँ पर क्या कहा गया है कि मान लीजिए दो आवेश हैं, बराबर हैं, किंतु विपरीत चार्ज है, उनमें क्या है? विपरीत आवेश है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक प्लस है, एक माइनस है, एक माइनस है, एक प्लस है। कोई ठीक, अब देखिए कैसे, कुछ इस टाइप से, यहाँ एक आवेश है और एक आवेश यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? मान लीजिए इसमें धनावेश है और ये क्या है? ऋणावेशित है। दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हूं। क्या हो? अल्प दूरी मतलब कम से कम दूरी पर स्थित हूं, और किसी एक आवेश तथा, मान लीजिए कोई एक आवेश है, यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं क्या? यहाँ पर आवेश क्या है? दो बराबर, क्योंकि कहा गया है ना, तो यहाँ पर क्या है? बराबर आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का
आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बोलते हैं। अगर केवल जैसे आप वैद्युत द्विध्रुव पूछता है तो आपको क्या बताना है? एक ऐसा निकाय जिसमें क्या हो कि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है। अगर वहीं पर क्या कर दिया जाए कि इन आवेशों कि अगर यहीं पर बताया जाए आघूर्ण पूछ लेता है तो आपको इसको पूरा लिखना है। अगर इसके वक्त सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव पूछता है तो आपको बताना है जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। ठीक है। तो इस सिस्टम को, इस निकाय को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। अब यहीं पर अगर पूछेगा क्या? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो आपको इसको पूरा लिख देना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों में से क्या किसी एक आवेश को ले लेना और उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, अल्प दूरी है, उसके गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है। आघूर्ण कहते हैं। ठीक। इसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? P से व्यक्त करते हैं। किससे? P से व्यक्त करते हैं। अब P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2QL। तो देखिए आवेश क्या है यहां पर, देखिए इसके बीच की जो दूरी क्या होगी? इसके बीच की दूरी हो जाएगी 2L हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2L हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू हो जाएगा 2L, 2 और आवेश क्या हो गया? Q, और यहाँ पर लंबाई क्या हो गई? 2L हो गई लंबाई और एक इसका हो गया आवेश। कोई दिक्कत? तो P इज इक्वल टू होता है 2QL। ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्या है कि एक सदिश राशि होती है। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है और यहाँ पर आवेश का कूलाम हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर इसके हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, विमीय सूत्र की बात करें, तो LTA होता है। ठीक है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? LTA होता है। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको मान लीजिए, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक। तो देखिए ये क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की, फोर्स लाइंस जो होती हैं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया, आप डायग्राम के माध्यम से समझिए जरा। ठीक है। कुछ इस प्रकार से मान लीजिए क्या है, ये एक काल्पनिक पृष्ठ है और इसके चारों तरफ क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ठीक। तो देखिए अब यहाँ क्या कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं भाई? बल रेखाओं की संख्या को कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ से क्या होती है? बल रेखाएं चलती हैं। ठीक है। बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। तो जो बल रेखाओं की क्या होगी? संख्या होगी कुछ इस टाइप से। ठीक। तो जो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई ई से व्यक्त करते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए क्या है, ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। एरिया क्या है? क्षेत्रफल ए है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर क्या हो? ई हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? ई हो। तो जो फाई ई इज इक्वल टू हमारा फार्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा आएगा। ई ए कॉस थीटा। ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से भी कि फाई ई इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है। डी ए वेक्टर। ठीक। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर इसको जो पृष्ठ है ये बहुत छोटा है, क्या है? लघु, मान लीजिए बहुत इसका आकार क्या है? जो पृष्ठ छोटा है, तो अगर हम इसको डेल्टा डी मान लेते हैं, डी ए मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर हो सकता है। ठीक है। क्योंकि ये क्या है भाई? आपकी फाई ई, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पर ये जो है ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी सदिश राशि होती है। ठीक। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो ये भी क्या होता है? यहाँ पर जो डी ए है ये भी एक क्या है? सदिश राशि होती है। तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इतना भी लिख देंगे तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से आप लोग इसको समझिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ये मान लीजिए क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है। क्या है? काल्पनिक
पृष्ठ है और यहाँ पर क्या है, इस पृष्ठ से क्या, इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं, बल रेखाओं की ये क्या है, बल रेखाएं हैं, ठीक है, फोर्स लाइन है, की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और इसे हम लोग व्यक्त किससे करते हैं, फाई ई से व्यक्त करते हैं। और इसमें क्या है कि यह अदिश राशि होती है, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। बस आपको इसके बारे में इतना ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका पहला चैप्टर था, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 नंबर से लेकर के 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब लघु अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जितने भी होते हैं, शॉर्ट आंसर, ठीक है, वो सारे के सारे मैंने करा दिए हैं। अब अगला वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए लॉन्ग आंसर पर, तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपको उसका भी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब आपको क्या करना है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ, ठीक, तब तक के लिए सबको बाय बाय।